नमस्कार, मैं हूं गोविंद पंत राजू और आप देख रहे हैं द फ्री प्रेस का कार्यक्रम आपकी बात। आपकी बात में आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति की और उत्तर प्रदेश की राजनीति में खास तौर पर बीजेपी की राजनीति की, बीजेपी की आंतरिक राजनीति की। पिछले दिनों जब लगातार एक तरफ कोविड का हाहाकार देश में था, उत्तर प्रदेश बुरी तरह से कोरोना की महामारी की चपेट में था, ब्लैक फंगस का एक अलग मुसीबत उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस के नाम से एक अलग मुसीबत आई थी। उस दौर में अचानक मीडिया में एक खबर सुर्खी बनी और वो खबर थी उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल में बदलाव, फेरबदल, कोई नया उप मुख्यमंत्री बनेगा, कोई उप मुख्यमंत्री हटाया जाएगा। और अचानक जो मीडिया का जो मुख्य केंद्र हो गया वो कोरोना और उस तरह की खबरों से हटकर उत्तर प्रदेश की राजनीति की, जो बीजेपी की आंतरिक राजनीति की जो चर्चाएं थी उन पर केंद्रित हो गया। हम आज आपकी बात में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इसकी वजहें थी, क्या ये एक जो कोरोना के संकट की से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश थी, या वास्तव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जो आंतरिक राजनीति है उसमें कुछ ऐसा चल रहा है जिसमें बड़े बदलावों की जरूरत है। हाँ, इस बात पर, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अतुल चंद्रा और वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान। प्रधान जी, मैं आपसे ही बात शुरू करना चाहता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। जिस तरह अचानक ये खबर सुर्खी बन गई कि 2-3 दिन के अंदर, यानी कि शनिवार या इतवार को, जो आज इतवार है और कल जो शनिवार बीत गया, इस दौरान उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल में बदलाव हो सकता है, उप मुख्यमंत्री के तौर पर कोई नया चेहरा आ सकता है, कोई पुराना उप मुख्यमंत्री हटाया जा सकता है। और इस अफवाह को, इस चर्चा को बल इस बात से भी मिला कि जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं वो मध्य प्रदेश का अपना दौरा रद्द करके लखनऊ वापस आ गई। तो ये चर्चा थी कि शनिवार को जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उनसे भेंट हुई है, उस भेंट के बाद ऐसा कुछ तय हुआ है जिससे उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और कुछ बड़े बदलाव होंगे। क्या आपको लगता है ये जो चर्चा थी, ये चर्चा में कुछ वास्तविकता है, या ये सिर्फ जो मुख्य मुद्दा था, जो जनता की परेशानी थी, और खास तौर पर गांवों में जो कोरोना का संकट लगातार और गहराता जा रहा था, नदियों में शवों की संख्या जिस तरह से चर्चा में आई थी, और गांवों में जिस तरह से अजीबोगरीब बुखारों से और अलग अलग तरह की बीमारियों से बहुत बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो रही थी, उससे ध्यान भटकाने का एक हथकंडा था। आपको क्या लगता है? गोविंद, आपकी बात में काफी दम लगता है और इस वजह से, क्योंकि जो चर्चाएं थी, जिस तरह के स्पेकुलेशन हो रहे थे, वो उसके बाद सब टाई टाई फिस हो गया। और यदि ये टाई टाई फिस ही हो ही गया जाता है फाइनली, तो वाकई में आपकी बात में बहुत दम है। लेकिन अभी थोड़ा समय और देख लेना जरूरी है, क्योंकि लॉजिकल सेंस उस बात में था, जो जो चाहे अगर सुनियोजित तरीके से वो एक खबर सिर्फ बनाई गई, या वाकई में ये था। वाकई में भी होने में बात में कोई ऐसा नहीं था कि हवा में बात थी। ये बात सही है कि अरविंद शर्मा, जो कि एक IAS ऑफिसर गुजरात काडर के, और सन 2001 से वो नरेंद्र मोदी के साथ जुड़े हुए, यानी कि 20 साल से वो उनके और बहुत करीबी माने जाते हैं, उनकी नाक का बाल माने जाते हैं। उनको रिटायरमेंट से करीब 1.25 साल पहले वो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले लेते हैं, और जबकि वो सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पद पे थे। और उसके बाद आके उनको यहाँ पे उत्तर प्रदेश में MLC बना दिया गया, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, अपर हाउस का मेंबर बना दिया जाता है। तो बात में ये बात बड़ी हल्की लगती है कि कोई उस स्तर का आदमी
जो कि मोदी जैसे व्यक्ति प्रधानमंत्री का बहुत क्लोज हो, वो आके महज एमएलसी बन जाएगा और बात खत्म हो जाएगी, तो ये पचती नहीं बात। जाहिर है उस टाइम जो स्पेकुलेशन हुआ, लोगों ने सोचा, लोगों ने लिखा, चर्चाएं हुई कि वो कुछ लार्जर रोल प्ले करने आ रहे हैं, उस बात में भी बहुत दम था। लेकिन ये आज तक वो हो नहीं पाया। 4 महीने हो गए इस बात को, 4 महीने से ज्यादा हो गया, लेकिन आज तक उन्हें कुछ बनाया नहीं किया। कुछ लोग तो यहां तक पहुंच गए थे कि साहब मुख्यमंत्री बना रहे हैं, वो तो बड़ी फुलिश बात थी, क्योंकि कोई भी कंप्लीटली नॉन पॉलिटिकल आदमी को नरेंद्र मोदी भी चीफ मिनिस्टर तो नहीं बना देंगे। लेकिन जो डिप्टी सीएम वाली बात थी, उसमें बात में दम लगता था कि भाई ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति ले आएंगे जो जो प्रधानमंत्री के इशारे पे यहाँ का रिमोट कंट्रोल वहां से होगा और यहाँ चलाएगा शासन। क्योंकि ये स्पष्ट था और आज भी स्पष्ट है, अगर ऐसा होता है तो इसका एक मैसेज तो 200% सही होगा। 200 मैसेज ये जाएगा, सही या गलत की बात, सॉरी, मतलब ये मैसेज जाएगा कि नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब योगी आदित्यनाथ पे भरोसा नहीं करते। उसका मैनेजमेंट यही जाएगा, क्योंकि कोई इतना उनका खास आदमी आके बैठा दिया जाए जो किसी तरीके का अंकुश लगाए, अंकुश ही लगाने के लिए बैठा लग जाए, तो वो तो बुरी खबर थी मुख्यमंत्री के लिए। लेकिन दूसरी तरफ देखिए कि इस बात को आज इतना टाइम हो गया और वो कुछ नहीं बने सिवाय एमएलसी के। उससे दो ही बातें सामने आती हैं, या तो ये कि योगी आदित्यनाथ इतने शक्तिशाली हो गए हैं कि उन्होंने नरेंद्र मोदी की जो इच्छा थी वो पूरी नहीं होने दी। ये इस बात की भी चर्चा है, लोग नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ को बहुत ज्यादा रेट करते हैं कि वो इतने ज्यादा पावरफुल हो गए हैं कि वो नरेंद्र मोदी को भी ना कह सकते हैं। या तो ये, या दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि ये कुछ सब कुछ था ही नहीं, ये पूरी कहानी बिल्ड करी गई थी, क्योंकि हालात, अब देखिए जब वो आए थे तब ये हालात ऐसे नहीं थे। ये सेकंड वेव तो उसके बाद आई है। अब सेकंड वेव की बदनामी तो पूरी हो ही चुकी, और बदनामी पूरी होने के बाद अगर लगता है कि कोई साजिशन इस तरीके का एक कहानी बिल्ड करी जाए जिससे लोगों का अटेंशन डाइवर्ट हो जाए, मीडिया का अटेंशन डाइवर्ट हो जाए, तो बात कुछ थोड़ी हल्की लगती है। क्योंकि इतनी एकदम से सोच लेना और एकदम से कर देना, क्योंकि आप सोचिए ना, ये जो सेकेंड वेव अप्रैल में आई और अप्रैल में बढ़ती गई मई के मिडिल तक, मई के मिडिल से और पहले शुरू तक बहुत बुरी हालत हो गई। लाशें जगह जगह तैर रही थी, रिवर बैंक्स में दफना दी गई थी। बदनामी तो इन चीजों से ही हुई योगी आदित्यनाथ की। लेकिन जो योगी आदित्यनाथ को लेके और कैबिनेट एक्सपेंशन को लेके और शर्मा को लेके जो बातें चल रही हैं, उसमें आप ये मत भूलिए कि तमाम एमएलएज ने, कई मंत्रियों ने चिट्ठियां लिख करके अपना जो विरोध कहेंगे या अपना जो उनके खिलाफ, सरकार की वर्किंग के खिलाफ जो जाहिर किया है अपना रोष, वो तो नहीं इग्नोर कर सकते। वो तो इस साजिश का पार्ट नहीं हो सकता। अगर ये सिर्फ एक बहाना था अटेंशन डाइवर्ट करने की, तो उस टाइम पे जब ये चिट्ठियां लिखी गई और अलग अलग टाइप की चिट्ठियां लिखी गई, तब तो ऐसी स्थिति नहीं थी कि बदनामी हो रही है बहुत ज्यादा। तब तो वाहवाही हो रही थी, WHO भी तारीफ कर रहा था, कोई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वाला कोई तारीफ कर रहा था, कोई जॉन हॉपकिंस से तारीफ हो रही थी कि क्या कमाल की कोविड मैनेजमेंट किया है। तो ये टोटलिटी में अगर आप देखिए तो अभी जो है ये अंदाजा लगाना कि इसके पीछे क्या है, मुझे लगता है थोड़ा और समय देना पड़ेगा। आपने एक बात की तरफ इशारा किया कि अरविंद शर्मा के सवाल पर उनको उत्तर प्रदेश की राजनीति में शायद लाया इसलिए गया था कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत खास थे और उनके जरिए उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री का सीधा
नियंत्रण हो सके, शायद ये भी इसकी एक वजह मानी गई थी। हालांकि जिस तरह से बनारस में उन्होंने जो प्रधानमंत्री के क्षेत्र में जिस तरह से अभी कोविड मैनेजमेंट के लिए पूरी जिम्मेदारी उनको दी गई थी और जिस तरह से वहाँ पर उन्होंने काम किया, तो वो निश्चित तौर पर एक उनकी प्रशासनिक क्षमता का उससे प्रमाण तो मिला ही है। काफ़ी बेहतर तरीके से चीज़ों को उन्होंने वहाँ पर ठीक करने की कोशिश की थी। लेकिन अतुल जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा इस बात को कि जो शरद जी ने जिस बात की तरफ इशारा किया, ये ठीक है कि उत्तर प्रदेश में अभी 53 मंत्री हैं, 3 मंत्रियों का इस कोविड के 2 अलग अलग दौरों में उनका निधन हुआ है और 60 की संख्या हो सकती है। तो मंत्रिमंडल विस्तार होने की गुंजाइश भी है और जिस तरह से चुनावी वर्ष सामने है उसको देखते हुए इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पार्टी एडजस्ट करना चाहेगी सरकार में लाकर। लेकिन जिस बात जो शरद जी ने कही कि क्या इस जो अभी तक अरविंद शर्मा को कुछ महत्वपूर्ण पद नहीं मिला, यानी कि वो सरकार में मंत्री या उप मुख्यमंत्री जिस बात की चर्चा थी वो नहीं बनाए गए, तो इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो इतने अपने को इतना शक्तिमान समझने लगे हैं कि वो जो प्रधानमंत्री की मंशा है, उनकी जो इच्छा है, उसको भी एक तरह से इग्नोर करने की शक्ति वो रख रहे हैं। आपको क्या लगता है इस जो अवधारणा है इसमें कितनी संभावना आपको दिखती है? देखिए, आपने जो गोविंद जिक्र किया बनारस का, पूरे कोविड के दौरान सारा फोकस लखनऊ, प्रयागराज और अन्य जिलों के ऊपर था। बनारस के बारे में किसी ने नहीं सोचा। वो तब फोकस में आया जब गाजीपुर में और वहां बिहार में लाशें मिली, तब ये हुआ कि यहाँ पर क्या स्थिति है। अचानक एक दिन एक प्रतिष्ठित अंग्रेजी दैनिक में एक खबर छपती है कि किस तरह से अरविंद शर्मा ने एक काशी मॉडल डेवलप किया, जिसकी वजह से उन्होंने कोविड के ऊपर काफी कंट्रोल कर लिया उस प्राइम मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूएंसी में। आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो बिना वजह छपा था। बिल्कुल सही, वो छपा था और उसमें सिर्फ काशी मॉडल का जिक्र था, जबकि जैसे अभी शरद ने कहा कि योगी जी को हर तरफ से प्रशंसा मिल चुकी थी कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, तो इससे हमारा जो अनुमान है वो ये है कि कहीं ना कहीं चिंगारी तो है। शुरू में अगर आप देखें, जब अरविंद शर्मा आए तो कई लोगों ने ये कहा कि मुख्यमंत्री उनसे मिले नहीं 4 दिन, उनको जो आवास मिलना था वो आवास नहीं मिला। ठीक है, ये सब चर्चाएं हुई, कहां तक सही है कहां तक गलत नहीं मालूम। तीसरी चीज जो हमको खटक रही है वो ये है कि समाचार पत्रों में सब आ गया, कहीं से किसी ने उसका खंडन नहीं किया, कहीं से किसी ने उसके ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं जारी किया। अब एक खबर छपी कि प्रधानमंत्री अमित शाह और नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, और सह कार्यवाहक भोसले जी, मोहन भागवत जी, ये सब लोगों ने एक मीटिंग करी उत्तर प्रदेश के ऊपर चर्चा करने के लिए। उस मीटिंग में न प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के गए और न मुख्यमंत्री गए। सुनील बंसल गए थे
जो ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी हैं, बुलाए नहीं गए। हाँ गए मतलब नहीं। कहा तो यही जाता, हम कह रहे हैं कि वो गए नहीं। हाँ। तो क्योंकि हमें ये मालूम नहीं कि वो बुलाए गए कि नहीं गए, फिलहाल वो उस मीटिंग में नहीं थे। तो अब ये जो चीजें हैं, इसको अगर हम पॉइंटर्स माने, एक और बिंदु है, गवर्नर को लेकर के इतनी खबरें हो गई कि वो बिहार से नहीं, मध्य प्रदेश से कार्यक्रम छोड़ करके आई। योगी जी से उनकी करीब आधे घंटे 40 मिनट की मीटिंग हुई। अब उस मीटिंग में जो चर्चा हुई वो तो पूरी तरह से स्पेक्यूलेशन है, जो कुछ अखबारों में छपा है कि उसमें ये बात कही और योगी ने मना किया कि वो इस्तीफा देंगे। उसके बारे में हमारे पास कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन उसका भी न योगी ने खंडन किया, मुख्यमंत्री के ऑफिस ने भी खंडन नहीं किया, न सूचना के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने खंडन किया, न राजभवन से कोई खंडन आया। तो या तो ये हो रहा है कि भाई जो अखबारों में छप रहा है उसको छपने दो, फिर आगे देखेंगे क्या होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है अभी तक। अगर कोई भी खबर जो पार्टी को नहीं सूट करती थी या मुख्यमंत्री को नहीं सूट करती थी तो उसके ऊपर फौरन खंडन आता था और बल्कि एक्शन भी ले लिया जाता था। इस बार ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं ये तो माना जा रहा है कि योगी जी ने कोविड को ठीक से मैनेज नहीं किया। और ये भी तब बात आई सामने जब वो लाशें हजारों में बहने लगी गंगा में, और कब्रें जो हैं वो नदी के किनारे पर बालू में बनने लगी। उसका जो विजुअल इम्पैक्ट था वो पार्टी के लिए नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर और प्रदेश लेवल पर बहुत ज्यादा था। तो आप देखें अगर, तो जो अरविंद शर्मा वाला राइटअप छपा है वो इन सब के बाद छपा है कि भाई उन्होंने इतना अच्छा मैनेज किया। तो कहीं ना कहीं उसका आशय ये है कि बाकी प्रदेश में वो अच्छी तरह से मैनेज नहीं हुआ जबकि किया जा सकता था। ठीक है, तो अब इसमें बात ये होती है कि आगे क्या होगा। क्या योगी जी हटाए जाएंगे? क्या अरविंद शर्मा उप मुख्यमंत्री बनेंगे? तो हमारे सामने दो उदाहरण हैं। एक तो आसाम, जिसमें जो मुख्यमंत्री थे उनको लेकर के चुनाव लड़ा और बाद में उनको हटा दिया और एक दूसरे नेता को बना दिया गया जो काफी सक्षम नेता भी हैं। दूसरा उदाहरण उत्तराखंड का है, जहां पर एमएलए ने विरोध किया और इतने एमएलए हो गए कि हाईकमान ने मुख्यमंत्री को हटा करके दूसरा मुख्यमंत्री बना दिया। अगर यूपी में कुछ होगा, जो मेरा सोचना है वो ये है कि देखिए कोई भी पार्टी, खासकर मोदी की जो स्टाइल ऑफ वर्किंग है वो उसको देखते हुए एकदम से तो योगी को नहीं हटाया जाएगा और ना एकदम से शर्मा को बना दिया जाएगा उप मुख्यमंत्री। इसके लिए समय लिया जाएगा। अगर विधायक जो अभी 5-6 मुखरित हुए थे उनकी संख्या बढ़ जाती है तो फिर एक लीडरशिप को चैलेंज करने की बात आएगी और तब परिवर्तन होगा, तब मंत्रिमंडल का विकास होगा। हालांकि मंत्रिमंडल का विकास तो होना ही है भाई। मंत्री मरे हैं, विधायक मरे हैं, तो अब जो मंत्री मरे हैं उनकी जगह
आपको लोगों को लेना है और एक्सपेंशन करके हो सकता है योगी जी ही अपने पसंद के लोगों को ले आए ताकि उनकी स्थिति और मजबूत हो जाए। तो ये सारे राजनीतिक दाव पेच तो खेले जाएंगे और निकट भविष्य में अगर हम ये कहें कि हट जाएंगे वो, तो ये नहीं संभव है, लगता नहीं है हमको। जो बिल्कुल जो बात आपने कही, जिस तरह से अब चुनावी वर्ष है और अगर उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश की तुलना करें तो मुझे लगता है उत्तराखंड में तो जो जिनको हटाया गया उनकी स्थिति और जिनको बनाया गया उनकी स्थिति, दोनों की राजनीतिक स्थिति में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं था, बहुत फर्क नहीं था। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी ने कम से कम एक मुख्यमंत्री के तौर पर ब्रांड योगी की एक इमेज मीडिया के जरिए ही सही लेकिन उसको बना के रखा है। और उत्तर प्रदेश में जो बाकी जो पूरा उनका मंत्रिमंडल है या पार्टी के दूसरे तमाम लोग जो चेहरे हैं जिनमें प्रदेश अध्यक्ष को भी शामिल माना जाए, उनके बीच में कोई ऐसा चेहरा नहीं दिखता जिसको उत्तर प्रदेश में योगी को हटाकर लाने की संभावना कहीं दिखती हो। लेकिन क्या शरद जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह की परिस्थितियां उत्तर प्रदेश में हैं और जिस तरह से चुनाव बिल्कुल एक तरह से बहुत दूर नहीं है, उसको देखते हुए क्या बीजेपी इस तरह का कोई बड़ा खतरा लेने की हिम्मत कर सकती है? राजनीतिक तौर पर इसकी कोई संभावना आपको दिखती है? देखिए, पहली चीज तो गोविंद ये है कि आप ये क्यों खाली लेके चल रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ हटा दिए जाएंगे। योगी आदित्यनाथ को जो अगर मोदी को साइड लाइन करना है, हटाना नहीं है, तो उसके बहुत तरीके। यही सबसे बड़ा यही है कि अरविंद शर्मा को बावजूद इसके कि योगी आदित्यनाथ उनको अपोज करते रहे हैं और उन्हें इंडक्ट कर दिया जाए, चाहे मैं बोलता हूँ डिप्टी सीएम नहीं, कोई मंत्री बना दिया जाए और पावर्स बहुत दे दी जाए, कि मोदी का एक नुमाइंदा यहाँ बैठा हुआ है, तो जाहिर है कि उसकी जो पावर होगी एग्जीक्यूशन की, काम करने की, वो कहीं ज्यादा हो जाएगी। ये तो पावर सेंटर पे होता है। लेकिन ये जो आप बात कह रहे हैं कि क्या ये मुमकिन, इस तरीके की चीज, तो ये तो मुमकिन है कि इलेक्शन से पहले आप किसी आदमी का स्तर जो है वो गिरा दें। चीफ मिनिस्टर रहते हुए भी स्तर गिर सकता है, इसीलिए तो अपोज कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, उसको होने नहीं दे रहे हैं। लेकिन उसके रहते हुए ये अगर ऐसी स्थिति होती है तो देखिए, नरेंद्र मोदी अपनी अलग चीज है, प्रधानमंत्री हैं, और खाली प्रधानमंत्री नहीं है, वो जिस तरीके से वहां तक पहुंचे हैं, तो ये मान लेना कि वो योगी आदित्यनाथ उनको इग्नोर कर देंगे या उनको डिफाई कर देंगे, उनके सामने उनसे टक्कर लेंगे, मुझे तो बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं लगती ये बात। पार्टी स्तर पूरे अब नरेंद्र मोदी ही डिसाइड करें कि हाँ ठीक है। देखिए, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें तय करने वाले सिर्फ अकेले नरेंद्र मोदी हैं। आज की डेट में बीजेपी इज मोदी एंड मोदी इज बीजेपी, तो जो वो उनका वर्ड लॉ है पार्टी में, कोई नहीं उसे रोक सकता है। उसे एक योगी आदित्यनाथ रोक सके, ये नामुमकिन सी बात लगती है। और अब आप इसमें ये जो बात इसकी है, आज एक ये भी खबर पढ़ने को मिली कि दत्तात्रेय होसाबले जो हैं वो 4 रोज उन्होंने स्पेंड करे हैं यूपी में, और विभिन्न स्तर पे पार्टी वर्कर्स से, पार्टी के नेताओं से, यानी बीजेपी के नेताओं से मिले हैं, संपर्क स्थापित किया है। तो अभी ऐसा लगता है कि एक्सरसाइज चल रही है। और दत्तात्रेय होसाबले जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट आदमी हैं आरएसएस के, और याद रखिए कि आरएसएस ने बहुत रोल प्ले किया था शुरू में योगी आदित्यनाथ को इस कुर्सी पे बैठाने के लिए, जबकि माना ही जाता था कि नरेंद्र मोदी खुद नहीं ज्यादा इंक्लाइन थे इनके लिए, उनकी और चॉइसेस थी। तो ऐसी सूरत में इतनी आसानी से तो ठीक है, अगर योगी आदित्यनाथ आसानी से उन्हें नहीं आने देंगे,
तो इतनी आसानी से नरेंद्र मोदी मान जाएंगे? बहुत ही अचंबा, बहुत बड़ा अचंबा होगा कि नरेंद्र मोदी अपनी इच्छा को इम्प्लीमेंट ना कर पाए उत्तर प्रदेश में। और देखिए, इलेक्शन की जो बात है, नरेंद्र मोदी के लिए जो प्रायोरिटी होगी, जिस तरीके का उनका पूरा बैकग्राउंड रहा है, जो पर्सनालिटी है, मुझे नहीं लगता कि उनके लिए 2022 उतना इंपॉर्टेंट है जितना 2024 है। क्यों? अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो सोचते हैं। और यहाँ के लिए मेंटेन करना 2017 का लेवल, ये योगी आदित्यनाथ का प्रॉब्लम। ये अलग बात है कि 2017 में जो सीटें मिली थी वो मोदी के नाम पे मिली थी। मोदी, वैसे भी बीजेपी को जो भी वोट मिलता रहा है 2014 से आज तक, वो सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पे मिलता रहा है। स्टार कैंपेनर कह लीजिए, इनको कुछ कह लीजिए, असली में कितना कहां कहां जीत पाए हैं, पब्लिसिटी करना अलग बात है, लेकिन आप सब रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए तो स्टार कैंपेनर जो कहे जाते हैं, रियलिटी में कितने सितारे लेकर के आए हैं, वो बताता है रिजल्ट। तो ये जो इस तरीके से पिक्चर बनाई जा रही है, ये आपकी वो वाली बात जो लगती है मुझे, अगर अल्टीमेटली कुछ नहीं होता है तो बिल्कुल 100% जो शुरू में आपने कहा वो 16 आने सही बात होगी कि भाई ये पूरी कहानी बिल्ड कर गई और एकदम से आइडिया आया, जैसे होता है कि भाई अब क्या करा जाए, बदनामी हो रही, चलो घुमा देते हैं। तो उसमें जो है आरएसएस वाले बड़े एक्सपर्ट हैं, चीज को, फैक्ट्स को रखते हुए उनको ट्विस्ट करके ऐसा शक्ल दे दे कि सारा अटेंशन उधर डाइवर्ट हो जाए। तो अगले कुछ दिनों में ये अंदाजा हो पाएगा सही माने में कि क्या क्या इसके पीछे क्या खेल चल रहे हैं, बीजेपी के अंदर क्या खेल चल रहे हैं। लेकिन ये मान के चलिए कि ये सिर्फ 5-6 लोग नहीं हैं, बहुत बड़ी तादाद में चिट्ठियां जो वहां, ये 5-6 के तो मीडिया में आए हैं, एमएलएस का विरोध योगी आदित्यनाथ की स्टाइल ऑफ वर्किंग पे, लेकिन जो हाईकमांड को भेजे गए हैं, मुझे बताया गया है कि बहुत बड़े नंबर्स में बहुत सारे एमएलएस की चिट्ठियां गई हैं, तो जो दुखी हैं उनके वजह। इससे एक चीज तो दिखती है कि अगर असंतोष विधायकों में ज्यादा है तो ये जो योगी आदित्यनाथ हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनके लिए भी एक तरह की चुनौती है। और ऐसे में जो बात आपने कही कि अगर मोदी के लिए 24 का चुनाव ज़्यादा महत्वपूर्ण है और 2022 का उनके लिए महत्व नहीं है, लेकिन अगर 2022 उत्तर प्रदेश में बीजेपी कमज़ोर होती है तो निश्चित तौर पर इसका जो सीधा असर है वो 2024 के चुनाव पर पड़ेगा। अतुल जी, आपको क्या लगता है कि क्या इस तरह की कोई संभावना कहीं दिखती है कि उत्तर प्रदेश को किनारे रखकर 2024 का रास्ता बीजेपी के लिए आसान होगा? नहीं, वो तो नहीं होगा। नहीं, वो नहीं होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश हर मायने में बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी काशी मथुरा बाकी है और यहाँ पर वो दिखाना चाहते हैं कि कैसे उन्होंने क्या क्या काम कर दिया है, किया। योगी को भी उन्होंने आगे करके काम काफी करवाने की कोशिश करी जो हो नहीं पाई। एक बात हम शरद के उसमें ऐड करना चाहते हैं, होसबले जी जो थे वो लखनऊ में थे 4 दिन, और होसबले मोदी जी के बहुत नजदीक हैं, दोनों साथ साथ काफी काम कर चुके हैं। तो इसलिए जो जो संबंध होसबले जी और मोदी में है वो शायद मोहन भागवत और मोदी में नहीं है। इसलिए होसबले का यहाँ पर 4 दिन रुकना, लोगों से फीडबैक लेना, वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। वो फिर वही है कि एक कड़ी और जुड़ जाती है। और ये जो अगर शरद कह रहे हैं कि 4-5 ही नहीं, बहुत सारे विधायकों ने चिट्ठी लिख करके दिया हुआ है, तो फिर तो स्थिति पूरी तरह से दूसरी है।
और यूपी को जीतने के लिए उन्हें उन सब का संज्ञान लेना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगता है उत्तर प्रदेश उतना ही महत्वपूर्ण है जितना दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही जाता है। और हम देख चुके हैं कि किस तरह कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में अपना जनाधार खोया और किस तरह से वो राष्ट्रीय राजनीति से बाहर होती चली गई। तो निश्चित तौर पर बीजेपी बिल्कुल ऐसा नहीं चाहेगी कि उसको उत्तर प्रदेश में किसी तरह की हानि हो। और जो भी आंतरिक समस्या है, अगर वो समस्या कोई है, तो बीजेपी उसका कोई ऐसा समाधान चाहेगी जिससे सब कुछ ठीक होता दिखता रहे। इस बीच इस बात की भी चर्चा है कि उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनके कामकाज को लेकर भी पार्टी में जो केंद्रीय स्तर पर बहुत प्रसन्नता का भाव नहीं है। तो संगठन में भी बदलाव की चर्चाएं इस बीच हैं। और ये भी चर्चा है कि जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जो गृह मंत्री अमित शाह हैं, वो अब उत्तर प्रदेश में लगातार हर महीने दौरा करते रहेंगे। तो कहीं न कहीं ये दिखता है कि उत्तर प्रदेश की जो बीजेपी की आंतरिक राजनीति है, उसमें सब कुछ बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है। जैसा दिख रहा है वो कुछ और है और असलियत कुछ और है। अंदर से बड़े नेताओं के जो मनभेद हैं वो कहीं न कहीं सतह पर आते दिखाई दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए तो ये चुनावी लिहाज से बहुत संतोषजनक बात नहीं है, परेशान करने वाली बात है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस पार्टी का इस समय सरकार चल रही है, उस पार्टी के जो दायित्व हैं, जो जिम्मेदारी है सरकार होने के नाते, उस पर भी उत्तर प्रदेश की जनता के साथ भी ये स्थिति एक तरह से जनता के लिए बहुत परेशानी पैदा करने वाली स्थिति है। इस बीच ये आज इस तरह की सूचनाएं मिली हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार अब जो है 1 जून से जो आंशिक लॉकडाउन है उसमें कुछ प्रतिबंध कम करने जा रही है। कुछ उसमें स्थितियों को जिस तरह से कोविड की जो दर है वो कम हुई है और लोगों के ठीक होने की दर काफ़ी बड़ी है, 96% से ज़्यादा हो गई है, ऐसा आज आंकड़ों में बताया गया है। तो 1 जून से कुछ चीज़ें जो प्रतिबंध हैं वो कुछ कम होंगे। ये उत्तर प्रदेश के लिए कम से कम थोड़ी राहत भरी जानकारी है। इसी बात के साथ हम आज आपकी बात को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अपने दर्शकों से हम आह्वान करते हैं कि वो हमको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और क्योंकि हम द फ्री प्रेस के माध्यम से एक तरह से स्वतंत्र और निर्भीक पत्रकारिता को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दर्शकों के लिए ही हम इस कोशिश में जुटे हैं। और दर्शकों का समर्थन, उनके सुझाव, उनकी टिप्पणियां अगर हमको नहीं मिलेंगी तो हमारे लिए इस मुहिम को आगे चलाने में परेशानियां होंगी। तो हम उनसे आह्वान करते हैं कि वो लगातार अपने सुझाव और अपनी टिप्पणियों से हमको अवगत कराते रहें। शरद जी आपका धन्यवाद, अतुल जी आपका धन्यवाद, और दर्शकों आप सबका धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।